स्वागत है। आज के दिन कई महत्वपूर्ण मैंने कहा कि ये दिन है मेरे लिए, खासकर जैसे मैंने कहा कि अपने टाइटल में एक पत्रकार के तौर पर भी, और खासकर ये दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है एक मुस्लिम महिला होने के नाते भी, जिसने अ, जिस तरह से शाहीन बाग का जो मूवमेंट था, शाहीन बाग का जो पूरा आंदोलन था, जिसको मैंने जिस नज़रिए से देखा, मतलब आप ये सोचिए कि जो मेरे 20 साल की जो पूरी पत्रकारिता का सफ़र रहा है, उसमें एक तरह के माइलस्टोन के तौर पर, एक मील के पत्थर के तौर पर ये साबित हुआ। और आज शाहीन बाग यानी कि पूरा हफ्ता ही मान लेते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा लम्हा हम नहीं कह सकते हैं कि इस लम्हे में खासकर शाहीन बाग का जो आंदोलन था शुरू हुआ था, धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते चले गए, और उन लोगों के जुड़ने से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ। और ये इस आंदोलन ने पूरा जो राष्ट्रव्यापी जो उसका चेहरा था वो हमें नज़र आया। धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं चाहती हूँ कि और लोग जुड़ें। उसके बाद मैं लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ, एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एक दिल से दिल को बात पहुँचे। ख़ासकर ऐसे वक्त में हम बात कर रहे हैं जबकि किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा चला ये आंदोलन, और उसके बाद कितनी शानदार कामयाबी के साथ ये आंदोलन समाप्त हुआ। हालांकि अक्सर ये कहा जाता है कि आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होते, आंदोलन शुरू ज़रूर होते हैं, और उनको शुरू करने में जितनी एक एनर्जी और जितना लोगों का साहस लगता है, और ख़ासकर ऐसे दौर में जबकि बोलना भी एक तरह से गुनाह माना जा रहा हो, ऐसे में हमारे किसानों ने हिम्मत दिखाई, 1 साल तक कितना बड़ा संघर्ष किया। और इसीलिए मैं ये देखती हूँ कि जो किसान आंदोलन है और शाहीन बाग आंदोलन, इनको मैं अलग अलग तरीके से नहीं देखती हूँ। ये दो आंदोलनों की एक कहानी है जो कि हमारे लोकतंत्र पे उसने किस तरह का असर डाला, हमारे संविधान को किस तरह से मजबूत किया, जो हमारा लोकतंत्र है उसको और नागरिकता को कैसे बिल्कुल एक नए मायने दिए। आज मैं इसी पे बात करना चाहती हूँ कि एक पत्रकार के तौर पर, भारतीय नागरिक के तौर पर, एक मुस्लिम महिला के तौर पर कैसे इस आंदोलन ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। पत्रकारिता की किताबों में हमेशा हमें पढ़ाया गया कि एक सेफ डिस्टेंस हमें अपने ऑब्जेक्ट के साथ, यानी जिस चीज़ पे हम, जिस विषय को हम कवर कर रहे हैं, उसमें एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना ज़रूरी है। लेकिन जब शाहीन बाग का वो आंदोलन मैंने कवर किया, और जो ज़मीनी स्तर पर मैंने देखा कि कैसे आंदोलन लोगों को, समुदायों को और देश को कैसे बदल सकते हैं, कैसे नए मायने दे सकते हैं, तो शायद मेरी पत्रकारिता को भी नए मायने मिले। मुझे याद आ रही है वो महिला जिससे मैंने, एक यंग वुमन थी, और उसने बताया कि वो वर्किंग प्रोफेशनल है। जब मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों चले आई हैं, एक छोटी सी बच्ची को लेकर कड़कड़ाती ठंड में, आपको याद होगा यही वो वक्त था जब ये पूरा आंदोलन इसी हफ्ते में शुरुआत हुई थी, जबकि अचानक जो है वो एक परिवार से लेकर दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार, 500 परिवार, तमाम लोग लाखों की तादाद में, यानी कि 10 से शुरू होकर 100, 1000, 10,000, लाखों की तादाद में लोग जमा होने लगे। क्योंकि जब हम शाहीन बाग के आंदोलन का जिक्र करते हैं तो शाहीन बाग के आंदोलन का मतलब सिर्फ शाहीन बाग यानी कि एक मोहल्ले में पैदा हुआ, पनपा, इस संघर्ष का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे भारत में जो हमने देखा कि शाहीन बाग ने जिस तरह की क्रांति वो लेकर आया, उसको मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर पत्रकारों ने शाहीन बाग को शाहीन बाग से कवर किया, शाहीन बाग आंदोलन को जो दिल्ली का शाहीन बाग है उससे कवर किया, उसकी उस नज़र से देखा। लेकिन मैं उन पत्रकारों में शामिल रही जिन्होंने शाहीन बाग को इस तरह से भी देखा कि शाहीन बाग में जो दुनिया के, जो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में हमने जिस तरह से देखा कि जो शाहीन बाग ने जो महिलाओं को बदला, जैसे मैंने कहा समुदायों को बदला, और ख़ासकर उन महिलाओं को जिनको ये बताया जा रहा था कि ये अ, इनको किसी मसीहा की ज़रूरत है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि वही समय था जब 2019 के मई के महीने में प्रधानमंत्री दोबारा चुनकर आए थे, नरेंद्र मोदी। उनकी ताकत, उनका बल, उनका अहंकार, सब कुछ दोगुना हो चुका था। एक के बाद एक वो कानून पास कर रहे थे। पहले उन्होंने 3 तलाक का कानून पास किया, और उसके बाद उन्होंने, बात आई कश्मीर की, कश्मीर पे उन्होंने आर्टिकल 370 किस तरह से ज़रा सी देर में एक झटके के साथ हटा दिया, और लाखों लोग जो कश्मीर में रहते थे, पूरे एक राज्य को
कैसे उन्होंने एक जेल में तब्दील कर दिया, ना वहाँ कोई जा सकता था, ना वहाँ से कोई आ सकता था, ना वहाँ की आवाज़ किसी के पास पहुँच सकती थी, ना ही यहाँ की आवाज़ वहाँ पहुँच सकती थी। और मेरा शुमार उन पत्रकारों में भी है जिन्होंने इस तमाम जो सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन लॉकडाउन, यानी इस लॉकडाउन से पहले जो उस लॉकडाउन का जिक्र, कश्मीरियों को इस बारे में अच्छी तरह पता है, वो जानते हैं कर्फ्यू क्या होता है, वो जानते हैं लॉकडाउन क्या होता है, वो जानते हैं उनकी जो बुनियादी जो आज़ादियाँ हैं उन सबको कैसे उन्होंने कई दशकों से लगातार उस पर प्रहार होते हुए देखा है। लेकिन शायद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी भी ज्यादती उनके साथ होगी। खैर, कश्मीर की कहानी किसी और दिन। आज बात हो रही है शाहीन बाग की, कि शाहीन बाग के आंदोलन को 2 साल पूरे हो गए हैं। शाहीन बाग की क्रांति का जश्न मनाया जा रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो शाहीन बाग का ये पूरा आंदोलन है, उस आंदोलन ने कैसे जो है वो भारत के संविधान को किस तरीके से बदला, और कैसे बिल्किस दादी का जिक्र मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में, बिल्किस दादी का जिक्र कर रहे हैं राजबीर ढिल्लन, बिल्किस दादी को सलाम सल्यूट। और इरशाद अब्बासी कह रहे हैं कि आरफा शेरनी बहन। मुझे लगता है कि शेरनी का जो तमगा है ये सिर्फ शाहीन बाग की औरतों के लिए हमें रिजर्व कर देना चाहिए, कि शाहीन बाग की जो औरतें हैं उन्होंने जो हमें हौसला दिया, ये तमगा उनको मिलना चाहिए। मेरे जैसे पत्रकारों को, बहुत सारे पत्रकारों को जो ये आंदोलन कवर कर रहे थे, उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि उनको वो जिस तरह से जो ये कवरेज था, और जिसने ये, जैसे मैंने कहा कि पिछले 20 साल में आप ये सोचिए कि कैसे कैसे असाइनमेंट्स मैंने नहीं कवर किए होंगे, लेकिन निजी तौर पर एक पत्रकार के तौर पर मुझे जो बदला और मेरी पत्रकारिता को जो बदला, मैं उनमें जो मील के पत्थर जो असाइनमेंट साबित हुए हैं, उनमें मैं शाहीन बाग को मानती हूँ। शाहीन बाग की उन महिलाओं के बारे में आपसे मैं इसीलिए मैंने ये चुना कि एक इनफॉर्मल बिल्कुल आपसे ये चर्चा की जाए। आप अपने घरों में बैठे हैं, मैं बेइत्तेफाक से अपने घर में हूँ। आज की ये शाम शाहीन बाग को, शाहीन बाग की शानदार बेहतरीन औरतों को, वहाँ की दादियों को, नानियों को, वहाँ की बेटियों को, और उन इंडिपेंडेंट महिलाओं को जिनको हम किसी रिश्ते से ना पुकारें, जो अपने आप में आज़ाद हैं, भारत की नागरिक हैं, और अगर उन्हें उनका कोई रिश्ता भी हमसे नहीं है तब भी उन्होंने किस तरह से खड़े होकर मोर्चा संभाला। और एक एक महिला से बातचीत मैंने की। मुझे याद है यास्मीन नाम की एक महिला थी, आपको याद होगा, एक वो वीडियो में एक परिवार को मैंने कवर किया था। उस परिवार में यास्मीन नाम की एक महिला थी। यास्मीन अपनी 2 बेटियों के साथ, जो दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उन बेटियों के साथ प्रोटेस्ट में आया करती थी। और यास्मीन साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहती थी। उनका इस बात से, यानी कि शाहीन बाग से सीधे तौर पर उनका कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन उनकी बेटियां जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत टॉप कॉलेज में, 2 अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा करती थीं, और उस परिवार से जब मैं मिली वहाँ पर इत्तेफाक से, वहीं यास्मीन मुझे मिल गई, पहचान गई कि आपको तो हम वायर पर देखते हैं। और उसके बाद बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, अगर आप में से नहीं भी देखा है आपने, तो ज़रूर यास्मीन की कहानी द वायर पर आप जाइए और आपको वो वीडियो मिलेगा जिसमें जो बातचीत हो रही है, कि यास्मीन बता रही थी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी जो बेसिक जो प्राइमरी किताबें हैं उनमें जो एकता की कहानियाँ लिखी गई हैं, क्या उन्होंने कभी नहीं पढ़ी वो कहानियाँ? क्या उन्होंने वो कहानी नहीं पढ़ी कि कैसे जब साथ रहा जाता है तो कितने मजबूत होते हैं, और जब बिखर जाती हैं लकड़ियाँ तो कितनी कमज़ोर हो जाती हैं, वो ऐसे तोड़ दी जाती हैं, जला दी जाती हैं, लेकिन साथ में जब एक गट्ठर बंधा रहता है तो वो कितना मजबूत होता है। वो ये बता रही थी कि कैसे जो एकता की जो अहमियत है, एकता का जो महत्व है, उसको वो बता रही थी इस बात के ज़रिए। और मुझे यास्मीन ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम आकाश रखा है, और कई लोगों ने कहा कि आकाश तो मुस्लिम नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि क्या आकाश पे भी किसी का अधिकार है? क्या आसमान भी हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई हो सकता है? आप ये सोचिए कि अक्सर लोग, मैं देखती हूँ कि काफ़ी धार्मिक नाम रखते हैं, और जाहिर है ये माँ बाप की अपनी मर्जी होती है कि वो अपनी पसंद से नाम रखें अपने बच्चों के, लेकिन जब आप बच्चों के अपने नाम रखते हैं तो उससे आपकी एक लाइफ फिलॉसफी भी पता चलती है। मुझे विनोद भाई इस वक्त याद आ रहे हैं कि वो कहते थे कि कैसे जब नाम हम अपने बच्चों के रखते हैं,
तब उससे ही पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है, किन सिद्धांतों पे आप ज़िंदगी जीते हैं, ये भी काफ़ी हद तक पता चलता है इस बात से। तो मैं जब यास्मीन से बात कर रही तब पता चल रहा था मुझे कि इस आंदोलन की गहराई क्या है, इस आंदोलन की ऊंचाई क्या है। ये आंदोलन, कई लोग ये कह सकते हैं कि सीए कानून तो वापस नहीं हुआ। किसान आंदोलन को हम इतिहास की किताबों में इस तरह से देखेंगे कि ये एक सक्सेसफुल, एक कामयाब आंदोलन था। और सीएए, एंटी सीए, एंटी एनआरसी, या हम जिसको कह दें कि शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो नाकाम आंदोलन था। मैं यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आंदोलन नाकाम हुआ करते हैं? क्या आंदोलन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमारे पास गारंटी हमें होती है कि ये कागज़ पे लिख दिया गया कि आप लोग आइए सड़कों पर आंदोलन कीजिए और उसके बाद 50, 100, 200, 300 दिन के बाद आपको ये गारंटी है कि आपका ये आंदोलन कामयाब हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। आंदोलन इसलिए किए जाते हैं, लोग सड़कों पर इसलिए निकलते हैं क्योंकि एक जज्बाती, उन्हें किसी चीज़ के लिए, किसी मुद्दे के लिए, किसी बात के लिए, किसी राजनीतिक प्रक्रिया या नीति के लिए उन्हें दिल से महसूस होता है कि इसमें एक तरह की इमोरलिटी है, एक तरह की अनैतिकता है, और इस इमोरलिटी का जो मुकाबला है वो करना चाहिए भारत के नागरिक को। ये मैंने सीखा कि कैसे जो लोकतंत्र के और संविधान के हाशिए पर 75 साल से रह रहा समुदाय, उसमें भी यानी आप सोचिए कि विद इन दैट मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें जो हाशिए पे महिलाएं रहती थीं, जब उन्होंने लीड किया इस आंदोलन को, तो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि कैसे उन्होंने बताया कि एक लोकतंत्र में क्या कुछ संभव है। उसे कुछ ही दिनों पहले नरेंद्र मोदी जब चुन के आए थे तो पहला कानून जो उन्होंने पास किया भारत की संसद में वो था ट्रिपल तलाक का कानून, मुस्लिम विमेन बिल, आपको याद होगा। मुझे कई बार इस बारे में सफाई देते हुए अफसोस भी होता है और एक तरह से एक तरह की शर्म भी आती है कि एक आधुनिक 21वीं सदी की महिला होने के बावजूद मुझे सफाई देनी पड़ती है कि मैं 3 तलाक की जो प्रथा है उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम माथे पे यहाँ अपने डिस्क्लेमर लेके चलें कि हाँ, हम संविधान से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, हाँ 3 तलाक के कानून के खिलाफ हैं, 3 तलाक की जो प्रथा है उसके खिलाफ हैं, हाँ जो एक से ज़्यादा बहु विवाह जो है उसके खिलाफ हैं। यहाँ सब कुछ, यहाँ पे कुछ लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो यहाँ डिस्क्लेमर या लिख के चलें या गले में एक ऐसा तावीज़ बांध लें जिसमें ये लिखा हो कि हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। एक बार फिर आपके सामने मैं ये इस बात को दोहराना चाहती हूँ क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, इसको एक तरह से गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जबकि मेरे जैसे पत्रकारों और मुस्लिम महिलाओं ने इस बात का विरोध किया कि हम इसका भी विरोध करते हैं कि 3 तलाक जैसी प्रथा नहीं होनी चाहिए, और हम इसका भी विरोध करते हैं कि 3 तलाक कानून जैसा कानून भी नहीं होना चाहिए। यानी ये संभव है कि आप 3 तलाक की जो प्रथा है उसका भी विरोध करें और साथ साथ जो भारत की सरकार, मोदी सरकार के जरिए जो 3 तलाक का कानून बनाया गया उसका भी आप विरोध करें। ये संभव है। कैसे संभव है, मैं आपको समझाती हूँ। 3 तलाक की जो प्रथा है, मेरा ये मानना है कि आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, जो हमारी बहुत ही ख़राब सामाजिक कुरीतियाँ थीं, चाहे वो किसी भी धर्म की रही हों, जो महिलाओं के ख़िलाफ़ थीं, उनमें उनको ख़त्म हो जाना चाहिए था। उनसे हमें आज़ादी मिल जानी चाहिए थी 1947 में जो हमारे देश को आज़ादी मिली उसके बाद। लेकिन कांग्रेस पार्टी और साथ ही कुछ रूढ़िवादी एक तबका मुस्लिम समुदाय का ऐसा था, और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये एक मंशा रही, ये टेंडेंसी रही कि वो जो रिलीजियस लीडरशिप है, जो धार्मिक नेतृत्व है, उसको ही मुस्लिम समुदाय का एक तरह से नेता या उनका स्पोक्स पर्सन बनाने की हमेशा की प्रवृत्ति रही। ये बहुत आसान था कांग्रेस पार्टी के लिए कि आपको 20 करोड़ लोगों से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ दर्जन भर जो धार्मिक नेता हैं सिर्फ उनसे बातचीत कीजिए, उनमें भी वो लोग जो बहुत ही रूढ़िवादी और पिछड़ी सोच रखते हैं। क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि जो धार्मिक लोग हैं मुस्लिम समुदाय में वो सब पिछड़े या सब रूढ़िवादी हैं, लेकिन उनमें एक तबका ज़रूर ऐसा है जो पिछड़ा है, रूढ़िवादी है और महिला विरोधी भी है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से प्रवृत्ति ये रही कि इन लोगों को एक तरह से स्पोक्स पर्सन या चेहरा बनाने की कोशिश हुई, और इसीलिए लगातार ये मामला आगे होता चला गया। शाहबानो का हमने वो केस भी देखा जिसमें बाकायदा कानून में बदलाव किया गया कि एक महिला को उसका जो वाजिब हक था वो ना मिले।
तो इस बात के लिए भी राजीव गांधी को हमेशा एक तरह से याद किया जाएगा, मतलब अच्छे तरीके से नहीं बल्कि एक बुरी याद के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा। तो ये 3 तलाक का ये जो प्रथा थी, इसे बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम महिलाएं अदालत गईं, अदालत जाके उन्होंने इस केस को लड़ा और इस केस को जीता उन्होंने। भारत की जो उच्चतम जो हमारा न्यायालय है उसने इस बात की घोषणा की कि अब ये असंवैधानिक हो गया। तो इस बात को जब ये असंवैधानिक हो गया, यहाँ पर ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब जो मसला है वो ये कि जब ये मामला यहाँ न ख़त्म कर कर नरेंद्र मोदी सरकार ने और 2 कदम आगे बढ़ के जब कानून बनाया इस पर और इसको क्रिमिनलाइज किया, यानी इसको कानून से जोड़ दिया कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष 3 तलाक देता है, यानी एक बार में 3 तलाक देता है, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो साफ तौर पे पता चल गया कि मंशा जो है वो मुस्लिम महिलाओं की भलाई हरगिज नहीं था। जो मंशा थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजा जा सके, यानी कि फिर से जो मुस्लिम परसिक्यूशन है उसकी, यानी मुसलमानों को प्रताड़ित करने की, उनको सताने की, उनके साथ ज्यादती की एक और कोशिश के तौर पर इस कानून को देखा गया। तो साफ तौर पे ये पता चलता है कि जब जो चीज़ असंवैधानिक है वो जाहिर है इनवैलिड हो जाएगी, उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है, इसलिए सिविल मामले को क्रिमिनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब वो मुस्लिम पुरुष, आप सोचिए कि जो जेल जाएगा, माना उसके 2 बच्चे हैं, एक परिवार है, और मुस्लिम पुरुष ने तलाक दे दी, 3 तलाक एक साथ दे दिया, क्योंकि अब दशकों से, सैकड़ों साल से चली आ रही प्रथा, ऐसा तो नहीं है कि एक कानून बन जाने से तमाम जो लोग हैं वो अनुशासित हो जाएंगे और कोई 3 तलाक नहीं होगी। तो यानी अगर उसने 3 तलाक दी तो ये जो पुरुष था जो 3 तलाक दे रहा था वो चला जाएगा जेल। अब आप ये सोचिए कि जो महिला जिसको तलाक हो चुकी है वो महिला ना तो शादीशुदा रही, ना ही वो तलाकशुदा रही, बल्कि उसके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी, सब कुछ इस महिला पर आ गई। तो आप ये सोचिए, इसका कोई तुक नहीं था सिवाय इसके कि बहुसंख्यक समुदाय को ये दिखाने की एक कोशिश थी कि देखिए हम अनुशासित करने की कोशिश कर रहे हैं इस समुदाय को। अब मैं वापस आती हूँ कि कैसे एक मसीहा के तौर पर अपने को दिखाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी ने कि वो मुस्लिम महिलाओं के मसीहा हैं। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कि जो हमारे पॉलिटिकल पंडित्स हैं उन्होंने यहाँ तक एक तरह से कहानियाँ गढ़ दी कि एक बड़ा तबका मुस्लिम महिलाओं का या एक नई पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी तैयार कर दी नरेंद्र मोदी जी ने कि अब मुस्लिम महिलाएं यानी मुस्लिम समुदाय वोट करे ना करे नरेंद्र मोदी जी को, जो कि ज़्यादातर सर्वे ये बताते हैं कि नहीं करता है। और वजह उसमें कई हैं, आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी और दिन मैं आपके साथ फिर से इस बात चर्चा करूंगी कि क्यों आखिर ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं करता। क्यों अक्सर हमने ये देखा है कि अभी तक आप ये देखिए देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी अब्दुल के लिए या किसी अब्दुल्ला के लिए वोट करता है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय ने अक्सर, ज़्यादातर, इतिहास के हर पन्ना आप उठा के देखिए, सेक्युलर पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर देखने की कोशिश की, सेक्युलर पॉलिटिकल लीडरशिप में, यानी कि बहुसंख्यक समुदाय से ही नेता आए, उन्हीं प्रधानमंत्रियों को, उन्हीं मुख्यमंत्रियों को, उन्हीं सांसदों को, विधायकों को उन्होंने वोट दिया और उन्हीं में अपनी लीडरशिप देखी। तो वो कांग्रेस पार्टी को भी इसलिए वोट करते आए शुरू में कि अगर आज़ादी से लेकर कई दशक हम देखें तब तक, क्योंकि उनको लगता था कि उनका भविष्य वहाँ सुरक्षित है। और उसके बाद जब और दूसरे ऑप्शंस आए, जब क्षेत्रीय पार्टियां थीं, चाहे वो एसपी हो या बीएसपी हो या बिहार में हम देखें आरजेडी हो, जेडीयू हो, अलग अलग और राज्यों का अगर हम जिक्र करें तो उनमें भी सेक्युलर जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्हीं में अपना भविष्य देखा। लेकिन अब मैं वापस आती हूँ आपको कि बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे जब वो प्रथा खत्म नहीं हुई और उन्हीं मुस्लिम महिलाएं जिनके मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे, तो एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश कि ये बताया गया कि मुस्लिम महिलाएं वोट करने लगेंगी नरेंद्र मोदी जी को क्योंकि उन्होंने 3 तलाक से आज़ादी दे दी है। दूसरी बड़ी बात कि मुस्लिम पुरुषों को एक तरह से अनुशासित करने का उन्होंने काम कर दिया है। तो डीमोनाइज मुस्लिम मेन, पेट्रोनाइज मुस्लिम विमेन, यानी कि एक पेट्रोनाइजिंग तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ सुलूक और एक तरह से शैतानी एक तस्वीर, एक चेहरा दिखाने की कोशिश की गई, डिमोनाइज करने की कोशिश की गई मुस्लिम पुरुषों को। इसके बाद यही मुस्लिम महिलाएं जिनकी मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, उन्हीं मुस्लिम महिलाओं ने जब वो सड़कों पर उतरी अपनी नागरिकता के हक के कि हम उनका हक बना रहे और उनको नागरिकता से बेदखल न किया जाए,
इन्हीं मुस्लिम महिलाओं से पूरे 100 दिन के इस आंदोलन में लगातार मुस्लिम महिलाएं कहती रहीं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के बोलती थी, प्रधानमंत्री जी हमसे मिलने आइए, हमसे बात कीजिए। और कभी उन्होंने एक नज़र भी उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि उन्हीं के गृह मंत्री ने कहा कि इतनी जोर का बटन दबाओ। आपको याद है दिल्ली के चुनाव का, मैं आपसे, क्योंकि याददाश्त हमारी बहुत ज़रूरी है, आप ये याद रखिए, मैं ये चीज़ें आपको तमाम क्यों याद दिला रही हूँ। शाहीन बाग के मौके पे मैं 3 तलाक का जिक्र कर रही हूँ, शाहीन बाग के मौके पे मैं शाहबानों का जिक्र कर रही हूँ, मुस्लिम पॉलिटिक्स का जिक्र कर रही हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए याद दिलाना चाहती हूँ क्योंकि याददाश्त ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, जो प्रताड़ित समाज होते हैं, जो हाशिए के समाज होते हैं, उनके पास उनकी याददाश्त के अलावा बाकी कुछ नहीं होता। क्योंकि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो रूलिंग हमारी क्लास है, वो ये चाहती है, हर सरकार और ख़ासकर कुछ सरकारें, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा ये चाहती हैं कि हम अपनी याददाश्त भूल जाएं। हम भूल जाएं 1992 में क्या हुआ था, हम भूल जाएं 1984 में क्या हुआ था, हम भूल जाएं 2002 में क्या हुआ था, हम ये भूल जाएं कि कैसे 2 साल पहले शाहीन बाग कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी के छात्रों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया तो वो केंद्र रहा जहाँ से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई, कैसे उन युवकों को किस तरह से उन्हें मारा गया, पीटा गया, जेलों में बंद किया गया, और अभी भी दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग जेलों में बंद हैं। तो मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि याददाश्त ये बहुत ज़रूरी है। मैं साथ साथ आपकी कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ। ये कह रहे हैं रितेश शर्मा, उनका कमेंट नीचे चला गया। कर्ण शुक्ला कह रहे हैं पत्रकार ही इतनी सुलझी बातचीत कर सकते हैं। तौफीक अहमद ख़ान भी मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, फेसबुक लाइव को। अजय कल्याण सिंह कह रहे हैं कि मान्यवर इसका कोई समाधान तो नहीं हुआ। ये तमाम मैं कमेंट्स पढ़ने के लोगों की कोशिश कर रही हूँ जो लोग लिख रहे हैं। करण शुक्ला कह रहे हैं पत्रकार ही इतनी सुलझी हुई बात कर सकते हैं। ममता तिवारी भी देख रही हैं, और बबलू यादव कह रहे हैं कि द वायर न्यूज़ पर लाइव आइए मैम, न्यूज़ पर हज़ारों लोग देखेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल, लाइव आपने नहीं देखा क्या? कई बार लाइव स्ट्रीमिंग भी हम कार्यक्रमों की करते हैं, लेकिन आज सोचा कि क्यों ना अब मैं खुद अपना जो मेरा इंडिविजुअल पेज है इसमें थोड़ा इनफॉर्मली आपसे बात की जाए, थोड़ा रस्मी नहीं बल्कि गैर रस्मी तरीके से आपसे बातचीत की जाए। धर्म सबका निजी जीवन है, धर्म को राजनीति से न जोड़ा जाए। AIKS भिवानी हरियाणा, राजबीर ढिल्लन कह रहे हैं। मुतीउर रहमान कह रहे हैं सुंदर विचार, और मोहम्मद अरशद हैं। इसके अलावा आसिफ इकबाल भट्ट हैं। मैंने बबलू यादव का कमेंट आपको पढ़ के सुनाया। सुहेब अहमद भी कमेंट कर रहे हैं। मोहम्मद अरशद, इरशाद अब्बासी, मोहम्मद तलहा चौधरी, शकील रिजवी, बाकी भी जो लोग कमेंट कर रहे हैं कह रहे हैं कि बहुत शानदार। लेकिन अपने सवाल भी आप मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि कुछ वक्त है, आज फुर्सत में हूँ, सोच रही हूँ आप लोगों से जिस इनफॉर्मल बातचीत का मैंने वादा किया है उसको इनफॉर्मल रखा जाए। मोहम्मद ताज, अली ताज अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आपका बड़ा तहजीबी चेहरा है। उन्होंने कहा कि निरंजन बाबू कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से पत्रकारिता जिंदा है। तो मैं ये तमाम कमेंट्स पढ़ रही हूँ, नए कमेंट्स भी काफ़ी आ गए हैं इस दौरान। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मोहम्मद फ़रीम कह रहे हैं। नीरज शेखर कह रहे हैं वेलकम टू चुनार ज़िला मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के दौरे पे मैं बहुत जल्द फिर से निकलने वाली हूँ। वापस आऊँगी शाहीन बाग की बातों पर, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो हमारे साथी मेरे साथ इस पेज पे जुड़े हुए हैं उनसे कुछ उनके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। सलाउद्दीन अंसारी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी आरफा जी। हेलो मैडम, गुड इवनिंग रितेश जी। हाउ टेल मी हाउ न्यू जर्नलिस्ट कैन ज्वाइन द वायर। देखिए, आप वैकेंसीज निकलती हैं, आप उनमें अप्लाई करिए और इस तरह से आप वायर ज्वाइन कर सकते हैं। तुषार दहाके कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जनता सब कुछ भूल जाती है। आरिफ अहमद मीर बारामूला कश्मीर से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। इसके अलावा अजय कल्याण सांच जो हैं वो कह रहे हैं, उम्मीद है कि आपका नाम ठीक से मैं पढ़ रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि NDTV और द वायर की पत्रकारिता की वो तारीफ़ कर रहे हैं। रितेश शर्मा कह रहे हैं कि ये जानना है मुस्लिम रिलीजन में डिवोर्स केस कोर्ट में नहीं जाता क्या, ये बात बोल रहे हैं। इसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी आपको।
और इस शासनकाल में आपने पत्रकारिता को नए मुकाम दिए हैं। प्रिंस गेरा कह रहे हैं, रोशन भारती आफ्रो मैम, आप भी देश की कुछ सच्चे पत्रकार में से एक हैं। आपको सल्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मेरा सलाम। CANRC का भारत में भविष्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस बात का ज़रूर जवाब देना चाहूँगी कि इसका भविष्य क्या है। इरशाद साहब को आवाज़ मेरी थोड़ी कम आ रही है। आपके जैसा आज के दौर में कोई पत्रकार नहीं है, ऐसा कह रहे हैं वकील अहमद। फिर से वापस मुद्दे पर मैं आती हूँ और उसके बाद फिर आपके कमेंट्स दोबारा पढ़ने की कोशिश करूँगी मैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो ये बार बार पूछा जाता है कि CANRC का भविष्य क्या है। देखिए, CANRC अभी फ़िलहाल जिस तरह का आंदोलन देश में देखा गया उसके बाद से पूरे तरीके से ठंडे बस्ते में हैं। जो बेसिक जो गाइडलाइंस बननी चाहिए किसी कानून को बनने के बाद, वो दिशा निर्देश भी अभी जारी नहीं हुए हैं सरकार के ज़रिए। इसका मतलब सरकार को अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि इसको लेकर नाराज़गी है, इसको लेकर किस तरह का ध्रुवीकरण हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। और NRC को असम में लागू करके एक तरह से भारत सरकार ने अपने हाथ जलाए हैं। उन्होंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। अब आप सोचिए कि NRC जब असम में लागू हुआ और असम का जो इतिहास है और वहाँ जिस तरह के एथनिक इश्यूज हैं वो बाकी भारत से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे जब NRC का नतीजा आया वहाँ पर, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो उस रजिस्टर को जब देखा तो उसमें जो लोग गैर भारतीय बताए गए, उनमें उन लोगों की तादाद ज़्यादा थी जो गैर मुस्लिम थे, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं थे या जो हिंदू थे, बजाय इसके कि वो लोग जो कि मुस्लिम थे। हालांकि पूरे तरीके से जो पूरा हमें दलील बताई गई थी वो ये कि बांग्लादेशी मुसलमान घुस गए हैं असम में और उन्होंने गलत तरीके से भारत की नागरिकता लेने की कोशिश की है या इलीगल तरीके से वो रह रहे हैं। आपको याद होगा अमित शाह साहब ने कहा था कि दीमकों को हम बाहर निकालेंगे। तो वो जिन इंसानों को दीमक कहा गया था, उन दीमकों की तादाद बहुत कम थी, उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स थे और वो लोग जो ये बताया गया था कि वो भारत के नागरिक हैं। जो RSS की पूरी थियोलॉजी है, जो उनकी पूरी आइडियोलॉजी है, वो ये कहते हैं कि जन्मभूमि और पुण्य भूमि एक होगी जिस व्यक्ति की, वही भारत का वासी कहलाएगा, वही असली भारतीय कहलाएगा। आप सोचिए कि जन्मभूमि और पुण्य भूमि, यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जिसका प्रार्थना का जो स्थल है वो भी भारत हो। यानी इस हिसाब से अगर आप ये देखें तो भारत में जो ईसाई समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, इसके अलावा जो दूसरे और अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनमें कोई भी ऐसा बाकी नहीं बचेगा जिसको हम ये कह सकें कि वो असली भारतीय है। तो अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि जब इस तरह की परिभाषाएं दी जाती हैं और उसके बाद जब उनकी अपनी सरकार आ गई और किस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लागू करने की कोशिश की गई, तो हमने NRC के तौर पर देखा कि कितनी बड़ी एक ट्रेजेडी उभर के आई। यहाँ भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था। गरीब लोग, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये होती है कि जो सबसे गरीब लोग थे असम के, वो कैसे लाइनों में लगे रहे, कैसे उनमें से बहुत सारे लोग अपने को ये साबित करते करते कि वो भारतीय हैं, वो गुजर गए, उनकी मौत हो गई। हमने देखा लोगों ने अपनी ज़मीनें बेचकर, लोगों ने अपने खेत बेचकर, अपने बाग बेचकर इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक ही इच्छा थी या एक ही मजबूरी थी कि उन्हें ये साबित करना था कि वो भारतीय हैं। और ये सब कुछ करने के बाद किस तरह से आप ये सोचिए कि जो डिटेंशन कैंप्स हैं, मतलब अगर ये, और मैं ये 21वीं सदी के भारत का मैं जिक्र करूं, क्या ये वही भारत है जिसकी आज़ादी के लिए हमारे जो आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उन्होंने सालों, कईयों ने तो दशकों जेल में गुजारे थे इसी भारत के लिए, जहाँ पे जो डिटेंशन कैंप असम में बन रहे थे वो वही लोग बना रहे थे, वही मजदूर जिनको वापस उस डिटेंशन कैंप में ही रहना था। कभी कभी आपको लगता होगा जब मैं बातें कह रही हूँ, जाहिर है आपको अंदाज़ा, ये फैक्ट है, कोई बनी बनाई हुई कहानी नहीं है कि ये कोई नाज़ी जर्मनी, ये हिटलर की जर्मनी का मैं जिक्र कर रही हूँ। ये हिटलर की जर्मनी का जिक्र नहीं है, ये आज के दौर का नरेंद्र मोदी का ये भारत है, ये हिटलर का जर्मनी नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि किस तरह की नीतियाँ, और ख़ासकर कैसे देश में जहाँ की बड़ी तादाद में लोग गरीब हैं, अभी भी 20 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बिना कुछ खाए सो जाया करते हैं। कभी कभी ये भी डेटा उठा के देखा करिए। मैं जानती हूँ कि आज की राजनीति आपको
हिंदू मुस्लिम की राजनीति के परे कुछ भी देखने को की इजाज़त नहीं देती, इतना कंज्यूम हो जाते हैं हम इस तरह की जो सांप्रदायिक राजनीति है उससे, कि ये नहीं देख पाते कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। धर्म के अलावा जो ये पूरी नीतियां हैं ये पूरे तरीके से गरीब लोगों के ख़िलाफ़ हैं। तो एनआरसी में मैंने बताया कि वहाँ सरकार चूंकि अपने हाथ जला चुकी है, तो जब एक स्टेट में, और स्टेट का आप साइज़ देखिए, अगर असम में ये नहीं कर पाए, अब दोबारा उस ये कह दिया कि हम इसे कबूल नहीं करते हैं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, ये जो आपने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो डेटा हमें दिया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हालांकि ये हो रहा था, तो अब नए सिरे से पूरी कार्रवाई होगी। 6 साल तक जो कार्रवाई चली, अब उसमें आप सोचिए कितना सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ होगा। अब वो सबको रद्द करके अब नए सिरे से एनआरसी होगा वहाँ पर। तो अगर एक स्टेट में करने में आपको इतने साल लगे, इतना पैसा लगा, सरकारी अधिकारियों का पूरी एनर्जी लगी, और ये सब भी सोचिए आप टैक्स पेयर, आप और हम, हमारा जो टैक्स का पैसा है वही खर्च किया गया, तो इतनी शायद मुझे लगता है कि कम से कम निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना मुझे नहीं लगती कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी जैसा कोई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और सीए जाहिर है अगर एनआरसी से लिंक्ड ना हो तो फिर सीए का उतना खतरा, हालांकि इस सब के बावजूद मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये गैर संवैधानिक अपने आप में हमेशा रहेगा। एनआरसी के साथ सीए को देखा जाए या ना देखा जाए, उसके बावजूद भी गैर संवैधानिक इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि यहाँ नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं होती। कोई भी धर्म के मानने वाला व्यक्ति भारतीय हो सकता है। तो जब भारतीय नागरिकों की जो नागरिकता है वो धर्म के आधार पर तय नहीं होती, तो जो नए नागरिक बनाए जाएंगे उनकी नागरिकता कैसे धर्म के आधार पर तय होगी। तो इसीलिए ये पूरे तरीके से गैर संवैधानिक है ये जो कानून है। और इसीलिए मैं एक पत्रकार के तौर पर, भारतीय नागरिक के तौर पर बाकायदा मैंने पोजीशन लेकर इसका विरोध किया। मैंने किसी न्यूट्रलिटी का दावा नहीं किया कि मैं इस मामले में न्यूट्रल हूँ, मैं दूर से देख रही हूँ, जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है सिर्फ मैं उसको कवर कर रही हूँ, उस तरह से नहीं, बल्कि बाकायदा मैंने इस पर एक पोजीशन ली कि मैं जो करना चाहती हूँ और क्यों करना चाहती हूँ और क्यों मैं इसका विरोध कर रही हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको ये बताने की भी कोशिश कर रही हूँ कि 3 तलाक का जो कानून है उसमें मेरी क्या पोजीशन रही, मेरी स्थिति क्या थी, क्या स्टैंड मैंने लिया, सीए एनआरसी पे मैंने क्या स्टैंड लिया और क्यों ये स्टैंड लिया। इसलिए ये मैं आपको थोड़ा, ये एक अच्छा मौका होता है, जो हमारे जो तयशुदा कार्यक्रम होते हैं उनके फॉर्मेट से थोड़ा अलग ये संभावना होती है कि थोड़ा और ज़्यादा खुल के हार्ट टू हार्ट बातचीत कर ली जाए। तो मैं शाहीन बाग के 2 साल पूरे होने पर इस आंदोलन ने हमारे समाज को क्या दिया, इस आंदोलन ने मुस्लिम समुदाय को क्या दिया, इस समुदाय को मैं क्यों एक तरह से एक फेमिनिस्ट मूवमेंट के तौर पर भी देखती हूँ, एक नारीवादी एक आंदोलन के तौर पर भी मैं देखती हूँ। मैं दूसरे लोगों के भी कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी, उनके भी कमेंट्स पढ़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। फिश टैंक नाम के कोई ट्रोल हैं, आए हैं, वो कह रहे हैं कि बायस्ड हूँ मैं। चलिए, आपकी ये भी जो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट या कमेंट दिया है ये भी सर आँखों पर, आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ सर आँखों पर, और टुकड़े टुकड़े गैंग भी कह रहे हैं। मैं फिश टैंक से मैं कहूँगी कि कभी अपनी आंखें खोल कर, कभी वो पट्टी जो आपने बांधी हुई है उसको हटा कर भी देखिए, दुनिया उतनी ख़राब नहीं है। रितेश शर्मा भी और कमेंट कर रहे हैं, मोहम्मद मुश्ताक कह रहे हैं, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन खरादी कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, मैडम यू आर वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया। इसके अलावा रितेश शर्मा कह रहे हैं, राकेश शर्मा कह रहे हैं, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार आपको बहुत मेरी तरफ से और मेरा प्रणाम। आई स्टैंड विद यू, रागिनी कुशवाहा कह रही हैं, हुसैन अब्बास भी हैं, प्रिंस गैरा का कमेंट मैं पढ़ चुकी हूँ पहले, वो ये कह रहे हैं ऐसी पत्रकारिता से जागरूक होंगे लोग। बहुत शुक्रिया, मुझे भी उम्मीद है और इसीलिए शायद बिना थके अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ। उर्दू में भी कमेंट कर रहे हैं, अब्दुल जलील शेख, मैं उर्दू पढ़ सकती हूँ, मैंने स्कूल में उर्दू पढ़ी है। वो उनका कमेंट में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू, बहुत बड़ा सलाम उन्होंने किया। आरफा खानम जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप एक बेबाक और निडर और ईमानदार सहाफ़ी हैं। अल्लाह आपको और भी ज़्यादा हिम्मत और इज़्ज़त अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन तमाम दुआओं का, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और हम
ऐसी पत्रकारिता आप जो डिज़र्व करते हैं, जो पत्रकारिता वो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। मुदस्सर पटेल कह रहे हैं कि आरफाजी सीए का आंदोलन को फिर लाना होगा क्या? मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि क्या फिर शुरू होगा? अब देखिए, ये तो जो एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है। औशिम गुप्ता कह रहे हैं कि सुपर्ब डे टू रिमेंबर मैम, लव्ड योर कवरेज ऑन सीए। उन्हें याद है मेरा कवरेज सीए का। इसके अलावा शत्रुघ्न सिंह आ गए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं यहाँ आकर कमेंट सेक्शन में। आपके लिए भी मेरी शुभकामनाएं, और मैं ये कामना करती हूँ कि आपका मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन किसी दिन हो और आप देख पाएँ चीज़ों को जैसी हैं। साबिर अली कह रहे हैं कि आपकी सहाफ़त को मेरा सलाम। विष्णु रवि कह रहे हैं कि वी लव मुस्लिम्स। मैं कहूँगी कि वी लव मुस्लिम्स, वी लव हिंदूज़, वी लव क्रिश्चियंस, वी लव इंडियंस। तो अब मैं आखिर में अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी आंदोलन ज़ाया नहीं जाता। एक बड़ा सशक्तिकरण का ये एक प्रक्रिया हुई। जो सीए, एंटी सीए, एंटी एनआरसी मूवमेंट था, उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, कम से कम जो मुस्लिम महिलाएं थीं, जो मुस्लिम समुदाय था, उसको एक तरह से मैं इसे एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट के तौर पे देखती हूँ, जिसने प्रगतिशीलता की तरफ आगे बढ़ाया। और एक नए जो डिफेंडर्स थे, जो रक्षा करने वाले लोग थे हमारे संविधान के, वो नई पूरी एक पीढ़ी तैयार कर दी उन लोगों की जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंडर्स थे, जो हमारी जो डेमोक्रेसी थी उसके डिफेंडर्स थे। तो इसलिए हर आंदोलन अपने साथ कुछ लेकर आता है और साथ साथ कुछ देकर जाता है। किसान आंदोलन के तमाम जो लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में, जिन लाखों किसानों ने भाग लिया, उन सबको मैं अपना सलाम पेश करना चाहती हूँ, और इस पर भी आपके साथ बहुत जल्द में जुड़ने की कोशिश करूँगी। एक विश्लेषण हम इस पर भी करेंगे। मैं चाहती हूँ हम और आप मिलकर इस पर बातचीत करें कि किसान आंदोलन ने हमें क्या दिया, किसान आंदोलन से हमें क्या मिला, हमारे लोकतंत्र को क्या मिला, भारत में नागरिकता को क्या मिला। तो सीएए आंदोलन में, एंटी सीए आंदोलन में जो शामिल हुई तमाम महिलाएं, उन सबको मेरा सलाम, मेरे 100 सलाम, मेरे 1000 सलाम। और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि जो ये आंदोलन है ये सड़क से उठ गया है लेकिन घरों में चल रहा है, महिलाओं की बराबरी के अधिकार के लिए, हमारे संविधान की मजबूती के लिए और हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि आपके साथ जल्द जल्द में, यानी हर कुछ दिन बाद मैं जुड़ती रहूँ और आपसे इसी तरह से हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल को राहत होती है। कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति कोई बात करता है तो दूसरे को के दिल को भी राहत होती है, यानी कि एक दिल से आवाज़ निकलती है, दूसरे दिल तक पहुंचती है। और ऐसे वक्त में जबकि बहुत ज़्यादा विभाजनकारी राजनीति ने एक तरह से खटास पैदा करती है हम लोगों के बीच में, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बातचीत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस फेसबुक लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।